नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में बदलते हालात में भारत की आतंकी चुनौतियों की। काबुल में फिदायीन हमले के बाद अमेरिका के साथ ही भारत की चिंता भी बढ़ गई है। तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआई, लश्कर और दूसरे तमाम आतंकी संगठनों की ताकत बढ़ गई है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के पीछे आईएसआई की खुरासान गुट का हाथ है। इन धमाकों में 100 से अधिक लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में आईएसआईएस के और हक्कानी नेटवर्क के कनेक्शन की बात सामने आई है। हक्कानी नेटवर्क इस वक्त तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि हक्कानी नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग और पैसा लगा है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने वालों के तार सीधे आईएसआई से जुड़ते हैं। यूएनएससी की रिपोर्ट में बताया गया था कि कुनार और नांगरहार इलाके में करीब 1500 से 2000 आतंकी आईएसआईएस के लिए काम करते हैं। इनमें अधिकतर पाकिस्तानी और अफगान नागरिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 के बाद शहाब अल मुजाहिर की अगुवाई में आईएसआईएस ने एक बार फिर अपने लड़ाकों को तैयार करना शुरू किया था। ये रिपोर्ट इसी साल जारी की गई थी। पाकिस्तान की ओर से लगातार तालिबान का समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और तालिबान के बीच संबंध भी उजागर हुए थे। हाल ही में तालिबान ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान उसके लिए दूसरा घर जैसा है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बीच एक बार फिर तालिबान आईएसआई के संबंधों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत दुनिया को लगातार इसको लेकर चेता रहा है। आईएसकेपी की अफगानिस्तान के अलावा जम्मू कश्मीर में भी पैठ है। इस संगठन को बेहद क्रूर माना जाता है। बीते साल यूपी में लखनऊ, कानपुर समेत कुछ शहरों और केरल के इस आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट की कोशिश और लखनऊ में हुए एक एनकाउंटर के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का नाम अचानक चर्चा में आया। इस आतंकी संगठन की जम्मू कश्मीर में गहरी पैठ बताई जाती है। ये आतंकी संगठन लगातार भारत में गजवाए हिंद एजेंडे के तहत युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश में लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में फिदायीन हमलों के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। आशंका है कि आईएसआईएस कश्मीर समेत भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचकर आतंकी गतिविधियां कर सकता है। ये संगठन तालिबान और अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके इरादे युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर आतंकी हमले के हैं। वहीं काबुल में एयरपोर्ट पर धमाका करने वाले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस में केरल के 14 लोग शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों को तालिबान ने बगराम जेल में से रिहा किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के 14 रहवासी अफगानिस्तान में आईएसकेपी का हिस्सा बने हैं। यह समझा जा रहा है कि इन 14 केरल वासियों में से एक ने अपने घर से संपर्क किया था, जबकि 13 का अब तक कोई पता नहीं है। फिलहाल अमेरिका ने अपने मारे गए नागरिकों की मौत का बदला ले लिया है। माना जा रहा है कि काबुल ब्लास्ट का साजिशकर्ता अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है। अमेरिका ने काबुल में और फिदायीन हमलों की आशंका जताई है। जाहिर है मौजूदा हालात में तालिबान पाक नेक्सस भी है, जिसे अमेरिका और भारत को सामना करना है। ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन है, भारत को कैसे सुरक्षा बढ़ानी होगी, सवाल यह भी है कि तालिबान से कैसे रिश्ते रखने होंगे। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजनयिक हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अशोक जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम है, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम और ये हमला भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, कितनी बड़ी टेंशन की वजह है? आती है तो उसका असर भारत के ऊपर यकीनन पड़ेगा। और न केवल जो हमारे वहां पर बात की जाए, हमारे वो 4 वहां पर कॉन्सुलेट्स थे, उनको बंद कर दिया गया है। वहां पर हमारी एम्बेसी थी, उसको बंद कर दिया गया है। हमारे सारे जो वहां पर कर्मी थे वो वापस आ गए हैं। परंतु हमारी सिक्योरिटी पर, हमारी स्थिरता पर, सुरक्षा पर वो काफी खराब असर पड़ सकता है। क्योंकि वहां पर जो एक तालिबान आया है और फिर अगर ये इस्लामिक स्टेट का भी वहां पर ज्यादा वहां पर पकड़ होती है तो यकीनन भारत के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। वहां पर आतंकी आ जाते हैं और आतंकी वो फिर न केवल अफगानिस्तान में परंतु अफगानिस्तान के बाहर भी अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहाँ पर चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या और किसी क्षेत्र में,
तो वो वहां पर अपना आने का और ऐसे ही जो आतंकी हमले करना, आतंकी वहां पर ऐसे इंसिडेंट्स करना, वो वहां पर करने का प्रयास करेंगे, जो कि भारत की स्थिरता के लिए और भारत की प्रगति के लिए बहुत खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत सचेत होना है, हमें बहुत सतर्क होना है, पूरी तरीके से हमको तैयारी करके रखनी है, जो यहाँ पर ऐसी कोई बात ना हो। हम जानते हैं जो अभी कुछ दिन पहले वहां पर जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, उसने मुलाकात की थी ये बिरादर से, और वहां पर उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था जो भारत में को कुछ सहायता चाहिए, इसी के बारे में बात हुई होगी, क्योंकि जैश वहां पर काफी देर से वहां पर काम कर रहा है और उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो इनके जो यहाँ पर अफगानिस्तान में जो है तालिबान के साथ उन्होंने बहुत काम किया है, तो इसीलिए वो उनके साथ मुलाकात करके वो बात और इससे उनकी सहायता की जाए। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है अगर वहाँ पर ऐसी खून खराबा होता है और जो अलग अलग दूसरे बड़े यहाँ पर गुट हैं, उनको ज्यादा तंजीमों को ज्यादा यहाँ पर आते हैं इस्लामिक स्टेट के। परंतु ये भी कहा जा रहा है जो इस्लामिक स्टेट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो फिर इसको देखकर तो और भी चौकन्ना रहने की जी। बात है। जो ये जो हमला हुआ है हम्म। वो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ठीक तो है, तो उसको हमें भारत को फिर अलर्ट देखना रहने की होगा। जरूरत और है, चौकन्ने रहने का प्रयास भारत को लगातार करना होगा। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अश्विनी सिवाच जी भी मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, भारत में कट्टरपंथी या फिर आतंकी संगठन अब एक बार फिर से सर उठा सकते हैं, क्योंकि इस खास ग्रुप के लिए कहा जाता है कि ये युवाओं को अपने साथ जोड़ता है। ऐसे में ये चैलेंज कितना बड़ा भारत के लिए होने जा रहा है सर? को देखो घनश्याम, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद का बढ़ावा पूरे रीजन में होगा। अगर आप देखो कि वो भारत में, बांग्लादेश में अगर आपने खबरें सुनी है तो लोग स्ट्रीट पे आ रहे हैं, तालिबान के आने के बाद बहुत खुश हैं और इस्लामिक कट्टरवादी की बात करने लगे। तो एक प्रकार इसमें कोई शक और सवाल नहीं, तालिबान के आने से आतंकवाद का बढ़ावा पूरे इलाके में होगा और वो पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे पाकिस्तान सोच रहा था उसको बड़ा उसने तीर मार दिया है तालिबान को लाके अफगानिस्तान में, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी एक झटका लगेगा आने वाले समय में। जब तालिबान पहले तो पाकिस्तान के सुनेगा नहीं, दूसरा ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो बोल्ड हो जाएगा और वो जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में करता था उसमें बहुत बढ़ाव आएगा और करीब करीब 4,000 से ज्यादा आतंकवादी जो जेलों में थे वो भी कहीं ना कहीं तालिबान ने उनको छोड़ दिया है और वो आ गए हैं अभी पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि जो 10 से 15,000 जो लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी थे, जो कि कंधे से कंधा मिला के तालिबान के साथ लड़ रहे थे अफगान फोर्सेज के, वो भी अब फ्री हो जाएंगे। जिस प्रकार से सोवियत यूनियन 89-90 में वापस गया था और वो मुजाहिदीन भारत के जम्मू और कश्मीर में आ गए थे और उनके पास सिंगल मिसाइल भी थी और तभी से ये मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगता है अब ये लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और आधुनिक हथियार इनको मिल गए हैं जो अमेरिका और अफगान फोर्सेस की M4 राइफल, M16 राइफल और लाइट मशीन गन और मीडियम मशीन गन, इनको लेके भारत की तरफ वो आएंगे और इससे एक खतरा बढ़ेगा भारत के लिए और ये हमें अभी ध्यान देना है। यूं तो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता है, मगर ये सच्चाई है, ये एक बड़ा डेंजर है। दूसरा, ये जो इस्लामिक खोरासम है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। जिस प्रकार से बताया जा रहा था अफगानिस्तान में इनका कोई भी एक प्रकार बेस नहीं दी जाएगी ना अल-कायदा को, पर सच्चाई ये है इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा का काफी इलाका है जो अफगानिस्तान में इन्होंने इनका प्रभाव है और इसी में नहीं, पाकिस्तान के जो आप-पाक बॉर्डर पे भी है और पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इनकी मदद की है। और इस्लामिक स्टेट खोरासम एक बहुत ही भयानक आतंकवादी ग्रुप है और अगर वो भारत के अंदर कोई एक्टिविटी करता है तो वो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और वो जम्मू और कश्मीर में क्लियर नहीं है, वो बल्कि भारत के सारे हिस्सों में है, स्पेशली साउथ ईस्टर्न जो स्टेट है, सदर्न स्टेट,
उसके अंदर उसका केरला में, तमिलनाडु में, इन जगहों में बहुत है। इसी के प्रकार जो आपके यूपी बिहार में, तो ये हमारे लिए एक खतरे का घंटी है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे कि पूरे इस रीजन में एक टेररिज्म की जो है एक बढ़ावा आएगा और एक इंस्टेबिलिटी आएगी। और तालिबान के आने से ऐसा लग रहा है कि जो टेररिज्म की जीत हुई है, और ऐसा ये सभी के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। और भारत को इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें अपना काउंटर टेररिज्म और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन गेट को बहुत पुख्ता करना पड़ेगा। घनश्याम जी बिल्कुल, अशोक जी भी मेरे साथ हैं। तो अशोक जी, काबुल में जो हमला हुआ, क्या उससे तालिबान को एक बड़ा संदेश जाता है? क्या आईएसआईएस के तालिबानी सरकार में अपना शेयर भी चाहता है? क्या इस तरह की मंशा समझ सकते हैं इस बड़े हमले के बाद हम? नहीं, मेरे विचार से ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि इस्लामिक स्टेट और तालिबान वो उनकी मुठभेड़ होती रही। वो कभी भी दे हैव नेवर बीन ऑन द सेम पेज। उनका हमेशा से, क्योंकि तालिबान के विरुद्ध इस्लामिक स्टेट का बहुत ये आरोप है, जो वो उसकी जो सीमा है बहुत कम है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट तो पूरे दुनिया में, पूरे इस क्षेत्र में, खुरासान क्षेत्र में, जिसमें ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, मध्य एशिया के देश आते हैं, पूरा पाकिस्तान आता है, भारत का भी हिस्सा है, चीन का भी हिस्सा है। तो वो ये समझता है जो इस सब क्षेत्र में ये इस्लामिक स्टेट का वहां पर होना चाहिए। और तालिबान अगर अपने को सीमित रखता है केवल अफगानिस्तान के बॉर्डर्स में, तो ये ठीक नहीं है। और तालिबान काफी माइल्ड वर्जन ऑफ कंपैरेटिवली, नॉट काफी, कंपैरेटिवली ये इसके इस्लामिक स्टेट के मुकाबले माइल्डर वर्जन ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है। तो जो इस्लामिक स्टेट है वो बहुत ही क्रूरता से बात करता है, क्रूरता उसमें बहुत भरी हुई है। तो इसीलिए ये दोनों जब इस्लामिक स्टेट बना था, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यहाँ पर बना था करीब 2014-2015 में, तो उसमें काफी जो वहां पर आए थे वो तालिबान से काफी निकल कर आए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे जो तालिबान बहुत ही माइल्ड वर्जन है, मेलो वर्जन है, और वो ज्यादा सिवियर और स्ट्रिक्ट वर्जन चाहते थे जो कि इस्लामिक स्टेट में है। तो इसीलिए उन दोनों में तनातनी रही है, उन दोनों में हमेशा टेंशन रखेंगे जी। और अभी कुछ समय से ये जाना जाता है जो इस्लामिक स्टेट का रुतबा, इस्लामिक स्टेट का दबदबा कम हो गया था यहाँ पर, तो उसने अपनी प्रेजेंस को मेरे विचार से दिखाने के लिए उसने यहाँ पर ये हमला किया है। जो अमेरिकन सोल्जर्स भी हैं और तालिबान के भी 4-5 यहाँ पर वो लेवल्स हैं सिक्योरिटी के जो आने के लिए, परंतु फिर भी इस्लामिक स्टेट उसका जो ये जो ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब था वो उन सबको बीच में, इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो चलकर आ गया। परंतु देखिए, बहुत ये भी कहा जा रहा है घनश्याम जी, तो इसमें इनका ये जो पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, क्योंकि जो हक्कानी नेटवर्क है ये दोनों से मिला हुआ है, तालिबान से भी मिला हुआ है और इस्लामिक स्टेट से भी मिला हुआ है। और क्योंकि तालिबान ने बातचीत की है, वो अमेरिका के डायरेक्टर से, बिल बर्न्स से, जो आए थे यहाँ पर CIA के, और उनसे बातचीत हुई है, तो ये उनको संदेश देना चाहते हैं जो हम आप अकेले उनके साथ कोई पाकिस्तान के सिर के ऊपर से आप उनके साथ कोई वार्तालाप मत करिए। अशोक सज्जनहार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अश्विनी सिवाच जी भी मेरे साथ हैं। तो सिवाच साहब, ब्रेक से पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ISIS के ये कितना खतरनाक गुट है सर, इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी मॉरस्पेंडी जरा समझाइए। और क्या ये तालिबान या फिर जो दूसरे आतंकी गुट हैं, चाहे वो अलकायदा हो, उससे भी ज्यादा खूंखार है, उससे भी ज्यादा कट्टर है, और इसकी स्ट्रेटेजी में युवाओं को ज्यादातर जोड़ने की बात की जाती है? सर जरा इसे विस्तार से समझाइए। तो घनश्याम, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज पूरा सबसे डेडली अगर कोई आतंकवादी ग्रुप वर्ल्ड में है तो वो इस्लामिक स्टेट और खारासम उसका एक ग्रुप है। और ये अल कायदा है, और जिस प्रकार से आपके तालिबान है, ये मिलिटेंट ग्रुप इसके मुकाबले में बहुत सॉफ्ट है। और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा ही एक प्रकार से रेडिकल है। और दूसरा, इसकी जो लीडरशिप है वो पता नहीं चलता, और इसको अभी तक पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी तरीके से कोई समझ नहीं पाया है।
और इसका जो एक प्रकार से मॉड्यूल है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए। और दूसरा क्या हुआ है कि इसके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जो कि एक प्रकार से आपके जो इंटरनेट से भी रेडिकलाइज हुए हैं, और ये एक खतरे की निशानी पूरे वर्ल्ड के लिए है। इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। अगर आप अपना माइंड ले जाएं, जब सीरिया और इराक से इनको एक प्रकार से बिल्कुल उखाड़ दिया था तो ऐसा सोचा गया था कि शायद इस्लामिक स्टेट का अभी खत्म हो गए, मगर वो हुआ नहीं। ये वहां से निकल के अफगानिस्तान में भी आ गए, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में आए, बाकी वर्ल्ड में भी आए और साउथ एशिया में भी पहुंचे, साउथ ईस्ट एशिया में। तो ऐसे में ये जो है, जो अगर इंटरनेशनली आप देखो तो इस्लामिक स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा एक प्रकार खतरे की निशानी है पूरे वर्ल्ड में। सबसे डेडली ये एक आतंकवादी ग्रुप है। इसको खत्म और नष्ट करना बड़ा जरूरी है और उतना ही मुश्किल है क्योंकि ये आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। और क्योंकि इसका कोई ऐसा हायरार्की नहीं मालूम, लीडरशिप का नहीं पता लगता, तो इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। आप यहाँ खत्म करते हो तो ये कहीं और जगह पैदा हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है इसके लिए जब तक पूरा वर्ल्ड इसके इकट्ठा नहीं होगा इसको समाप्त करने के लिए, इसको समाप्त करना बहुत मुश्किल है। और इसके पास फंड बड़े ज्यादा आते हैं, इसके फंड ड्रग्स के तो आते ही हैं और इसको कंट्रीब्यूशन भी बहुत मिलती है। तो इस्लामिक स्टेट और खोरासन जो है वो भी एक इसका हिस्सा, और ये भी एक प्रकार से जो सोचा गया था कि अफगानिस्तान में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर जिस प्रकार से इन्होंने स्ट्राइक किए हैं और उसके बाद अभी लग रहा है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तालिबान के लिए भी। तालिबान सोच रहा है कि वो एक प्रकार से कोई गवर्नमेंट बना पाएगा। मुझे लगता है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होगी जो तालिबान को चैलेंज करेगा, ये इस्लामिक स्टेट, खोरासन और अल कायदा किसी हद तक। और इनका जो बेस अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, और कहीं ना कहीं इनके इनडायरेक्ट रिलेशन ठीक है, तो इसके खात्मे के लिए वैश्विक स्तर पे एक एकता दिखाई देनी चाहिए, तभी इससे निपटा जा सकता है। सर आप मेरे साथ रहिए। अशोक जी, असल में भारत की वेट एंड वॉच की पॉलिसी को लेकर आपका एनालिसिस क्या है? इस दौरान सर भारत के पास क्या विकल्प हैं? वो किस तरह से अपनी सुरक्षा को मुस्तैद कर सकता है और आने वाले समय में जो तालिबान के साथ संबंध होने वाले हैं उसको लेकर किस तरह से विश्लेषण कर सकता है? देखिए घनश्याम जी, इस समय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है वेट एंड वॉच के सिवा, क्योंकि देखिए वो 15 तारीख को उन्होंने काबुल के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। परंतु 15 तारीख से आज 27-28 तारीख हो गई है और अभी तक वो अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं। तो उनके अपने अंदर भी बहुत जद्दोजहद चल रही है, बहुत ही टसल चल रहा है। पाकिस्तान उनके ऊपर और दबाव डाल रहा है और जो देखिए बहुत सारी तंजीमें हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनकी सहायता की है। इस्लामिक स्टेट तो उनसे बिल्कुल वो कॉन्फ्रंटेशनल पोजीशन है उसका, परंतु उसके अलावा आप देखिए अल कायदा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जैश है, लश्कर है, या लश्कर जंगवी है, या अंसरुल्लाह है, या इस्लामिक जिहाद यूनियन, या इटिम भी है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो बहुत सारे ऐसे गुट हैं जिन्होंने तालिबान के साथ काम किया है। अब ये भी सब चाहते हैं जो उनको भी कुछ पावर शेयरिंग मिले, उनको भी कोई हिस्सा मिले। तो उसके लिए और फिर पाकिस्तान चाहता है जो भी वहां पर सरकार बनती है उसमें जो भी लोग ऊपर आते हैं वो सब पाकिस्तान के हिमायती होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है जो उसकी जो सरकार काबुल में हो, एक तो वो उसकी तरफ फ्रेंडली हो, उसके दोस्ताना उसका रुख हो पाकिस्तान की तरफ, और दूसरा इतनी स्ट्रांग नहीं हो। तो अगर इसमें ये मिल जाते हैं जो कि पाकिस्तान के अपने लोग हैं जो उसकी सरकार में हैं, तो उनको बड़ा फायदा होगा। तो इसीलिए अभी तक वो सरकार नहीं बना पाए हैं। तो हम अगर संबंध किसी से कायम करना भी चाहते हैं तो प्रश्न यही उठता है जो किसके साथ हम संबंध कायम करें, क्योंकि अब तो सरकार भी नहीं है। पहले हमको इंतजार करना होगा वहां पर सरकार आने का, दूसरा हमको इंतजार करना होगा जो उनकी नीतियां कैसी हैं। परंतु ये तो बात ठीक है जो हमें किसी ना किसी प्रकार से उनको एंगेज जरूर करना होगा और जानना होगा
जो उनकी नीतियां कैसे हैं और कैसे हम मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। मान्यता की बात बहुत दूर की है, परंतु एंगेज करना, बातचीत करना मेरे विचार से जरूरी है। नहीं तो वो भी एक बेस बन जाएगा जो भारत के विरुद्ध जो आतंकियों को वहां पर ट्रेन किया जाए और वहां से भेजा जाए, तो हम ठीक उनको है, तो हमें आने बताना वाले होगा। समय के हिसाब से वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ हमें एंगेजमेंट की तरफ भी ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, और बहुत शुक्रिया अश्विनी सिवाच साहब आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।